सभी को नमस्कार। एक बार फिर मैं आई हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब के साथ। तो आज हम उनके किताब से बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताइए कि क्या आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य की शुरुआत वीरता से हुई थी या भक्ति से? बताइए। चलिए, आज मैं आपको बताने वाली हूँ आदिकाल की सच्चाई, वो भी कहाँ से? सीधे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब से। तो उन्होंने इस आदिकाल को 4 प्रकरणों में बांटा है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक में। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकरण 1। ठीक है, तो प्रकरण 1 पढ़ने से पहले कुछ सच्चाई जान लें कि आदिकाल को किस प्रकार उन्होंने बताया है। तो शुक्ल के अनुसार आदिकाल जो है वो हिंदी साहित्य का प्रारंभिक चरण माना जाता है। इस काल की प्रमुख विशेषताएं वीरगाथाओं की रचना है, लेकिन शुक्ल जी केवल वीरता ही नहीं बल्कि समाज और भाषा के विकास को भी जोड़कर देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आदिकाल प्रकरण 1। और देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा साफ साफ कि मैंने कुछ पंक्तियों को हाईलाइट करके रखा है। हो सकता है आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा हो, लेकिन उतना भी ब्लर नहीं है। जब आप कोशिश करेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो प्रकरण 1 बहुत लंबा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, और जब भी आप बैठें तो कलम और कॉपी साथ में लेकर बैठें। तो शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट लाइन आदिकाल प्रकरण 1 से। सबसे पहले इन्होंने सामान्य परिचय में दिया है, और ये सामान्य परिचय ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए इन्होंने क्या कहा है आदिकाल के बारे में कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है ना। इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट। सीधे सीधे ये लाइन पूछा गया है परीक्षाओं में। दूसरा पंक्ति है, उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। इम्पॉर्टेंट है, अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और युग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या क्या है? पूरा लाइन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा लाइन ही कभी कभी पूछ देता है, लेकिन इस लाइन में भी हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को छाटेंगे, है ना। जैसे अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता कहाँ से लगता है? तो तांत्रिक और युग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इम्पॉर्टेंट, मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात यानी कि इन्होंने काल विभाजन में भी कहा है 1050 से लेकर 1375। तो क्यों मानना चाहिए ये इन्होंने बता दिया। अब देखिए कि 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात उस समय और किस चीज़ की प्रधानता थी? तो महाराजा भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है ना। तो उस समय महाराज भोज और हमीरदेव का भी समय था, यह भी पता चलता है। यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है, और संवत 770 में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदी जन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है ना। चलिए, तो ये हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट था 2 लाइन ऊपर से, है ना, 1, 2 और 3, जिस तीनों हाईलाइट किया हुआ है। आगे देखते हैं आदिकाल में ही इन्होंने क्या बताया है। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्षों के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। अब देखिए इसको कैसे इन्होंने बताया है कि धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है ना। अब पूछा जा सकता है प्रश्न कि आदिकाल में धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की जो रचनाएं थीं वह कैसे मिलती थी, किस विधा में मिलती थी?
तो दोहों में मिलती है ना, दोहों में, गद्य में नहीं। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बंधती हुई पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, जैसा कि हम लोगों ने पहले जाना है कि आदिकाल में राजाश्रित कवियों का बोलबाला था। कवियों की वीर गाथाओं को सुनाकर उनके आश्रय में कवि रहते थे। तो यहाँ कहा गया है कि राजाश्रित कवि मतलब राजा के आश्रय में रहने वाले कवि, और चारण जिस प्रकार नीति, किस प्रकार की कविताएं सुनाया करते थे वो, तो नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे। प्रश्न बन सकता है कि राजाश्रित कवि और चारण किस प्रकार के दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, तो नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे। उसी प्रकार अपने आश्रयदाताओं राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। वे सिर्फ नीति और श्रृंगार की कविताओं और दोहों को नहीं सुनाया करते थे, बल्कि उनके पराक्रम, चरित्र और गाथाओं को भी वहाँ वर्णन किया करते थे। आगे देखिए, यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है। तो रासों के नाम से कौन सी पाई जाती है, तो प्रबंध परंपरा है ना, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा है। स्पष्ट है कि उन्होंने वीरगाथा काल, आदिकाल को क्यों कहा है। अब इसमें जो दूसरा हमारा है इम्पोर्टेंट, देखते हैं। दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है ना, दोनों प्रकार की हैं, असंदिग्ध रचनाएं और संदिग्ध रचनाएं। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश है। अब देखिए ध्यान देने की बात है कि कौन सी भाषा कौन सा जो भाषा अपभ्रंश है, असंदिग्ध वाले या संदिग्ध वाले। तो देखिए असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृत भाषा है ना, जिसको प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध होता है, उसी को हम लोग प्राकृत भाषा कहते हैं। इस अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी का अभिप्राय यह है कि यह उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है। जिस समय की इसकी रचनाएं मिलती है यह उस समय के कवियों की भाषा है। ठीक है, तो इससे स्पष्ट हुआ कि असंदिग्ध सामग्री की जो भाषाएं थी वो क्या थी, अपभ्रंश। ठीक है, आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट, यहाँ से शुरू होता है अपभ्रंश। उनका लाइन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं, है ना, उनकी पदों की जो भाषा थी अपभ्रंश थी। तो अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लाइन दे देगा, पंक्ति दे देगा और पूछेगा कि किस आलोचक का कथन है, तो शुक्ल जी का है। चलिए, विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य में एक और तो पुरानी परंपरा के कोई कवि संभवतः सारंगधर हमीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे थे। अब जो लाइन आया है सारंगधर की लाइन, उसको भी हम लोग याद कर लेंगे। क्या है लाइन, चलिया वीर हमीर पाभर मेइनी कंपई दिगमग नह अंधार धुली सुर रह अच्छा इही। अब देखिए ये प्रश्न पूछा जाता है, ये लाइन दे देता है और पूछता है कि किसका है, तो सारंगधर का है और उन्होंने हमीर रासो लिखा है, हमीर की वीरता का वर्णन किया है। दूसरी ओर खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे इसे बोलचाल की भाषा में पहेलियाँ और मुकरिया कर रहे थे। तो हम लोग को पता है कि खुसरो पहेली और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हीं का एक लाइन है कि एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया। प्रश्न पूछा जा सकता है ये पंक्ति किसका है, तो अमीर खुसरो का। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसी प्रकार 15वीं शताब्दी में एक और तो विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृत भाषा पुरानी काव्य भाषा में भी भनते रहे मतलब कविता करते रहे। कैसे, तो उनका लाइन है कि बाल चंद बिजावई भाषा दुहू नहीं लग गई दुज्जन हाशा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पंक्ति है
ये किसकी पंक्ति है पूछी जा सकती है, तो विद्यापति की है। और दूसरी ओर कबीरदास अपनी अटपटी बानी इस बोली में सुना रहे थे। कैसा यहाँ पे दिया हुआ है, कबीरदास की भी लाइन्स है, तो उसको देख लेते हैं। अगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे बिचारी बिचारी। जब भी पंक्ति की बात होती है तो हम लोग गड़बड़ा जाते हैं, तो इसके लिए ये लाइन्स हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं। सारांश यह है कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही, है ना। स्पष्ट किया गया है कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। तो अपभ्रंश की परंपरा कब तक चलती रही, तो विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है उस समय, ध्यान दीजिएगा। एक ही कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है। कौन कौन भाषा, तो पुरानी अपभ्रंश भाषा और बोलचाल की देशी भाषा। पुरानी अपभ्रंश भाषा और बोलचाल की देशी भाषा, इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित भी किया है। अपनी अलग अलग कविताओं के पदों के माध्यम से उन्होंने अलग किया। एक तो हमने ऊपर देख लिया, है ना, एक तो हमने ऊपर देख लिया, बालचंद बिजावई भाषा दुहु नहीं लग गई तुझ भाषा। तो एक इनका ये था अपभ्रंश की बात है। अब देखिए बोलचाल की देशी भाषा का भी कविता पद है इसमें, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। बेसिल बाना सबजन मिठा, बेसिल बाना सबजन मिट्टा, ते तैसन जंपाओ अब हट्ठा। ये उनकी बोलचाल की देशी भाषा में पद है। अर्थात देशी भाषा बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि बोलचाल की भाषा जो है बेसिल बाना सबजन मिट्टा तेतै सन जब पौन अब हट्टा, कि अपनी बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है। इससे वैसे ही अपभ्रंश देशी भाषा का मिला हुआ मैं कहता हूँ। अब देखिए विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देशी भाषा कहा है। प्रश्न पूछ सकता है कि विद्यापति ने देशी भाषा किसको कहा है, तो विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को, है ना, अपभ्रंश से अलग, अपभ्रंश से मिला हुआ नहीं, अपभ्रंश से अलग भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा जो उस समय का प्रचलन में था, तो प्रचलित बोलचाल की भाषा को उन्होंने देशी भाषा कहा है। अतः हम भी इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे। इस आदिकाल के प्रकरण में पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके तब देशी भाषा की रचनाओं का वर्णन करेंगे। इन्होंने स्पष्ट किया है इस पंक्ति के द्वारा कि आदिकाल के प्रकरण में पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करेंगे, यानी कि इन्होंने आदिकाल के प्रकरण 1 में अपभ्रंश की रचनाओं का उल्लेख किया है, उसके बाद देशी भाषा की रचनाओं का वर्णन किया है। आगे इन्होंने क्या लिखा है, तो अब यहाँ हमारा समाप्त होता है। आदिकाल प्रकरण मैंने पहले ही बोला था कि बहुत संक्षिप्त है, छोटा है। तो चलिए ये हमारा पूरा हुआ आदिकाल का प्रकरण 1 हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब से। तो हम लोगों ने देखा कि इस तरह इन्होंने आदिकाल में केवल वीरता का वर्णन नहीं, है ना, आदिकाल केवल वीरता का काल नहीं बल्कि हिंदी साहित्य की नींव रखने वाला महत्वपूर्ण समय था, इनके द्वारा स्पष्ट होता है। तो मुझे लग रहा है कि आज का जो कंटेंट है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बिल्कुल मैं आदिकाल को उन्हीं की किताब से जैसे मैं पढ़ा करती हूँ हाईलाइट करके वो सब कुछ आपके सामने रखा है, तो आपको नोट्स बनाने में बहुत आसानी होगी। आप बनाइए और इसी तरह से आदिकाल की जो प्रकरण में इन्होंने वर्णन किया है आगे उसको भी हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ। आपको अगर पसंद आ रहा हो तो आप इस चैनल को फॉलो ज़रूर करें और कंटेंट का फ़ायदा उठाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।